दरवाजे की घंटी बजी तो सज्जन ने दरवाजा खोला। सामने उनके घनिष्ठ मित्र केशव खड़े थे। केशव बहुत परेशान लग रहे थे। आंसू आंखों से निकलकर बहने को तैयार थे, परंतु शायद वे उन्हें जबरन रोक कर रखे थे, क्योंकि समाज में धारणा है कि पुरुषों का रोना कमजोरी की निशानी है। बस इसीलिए सज्जन सहारा देकर केशव को भीतर लाए और उन्हें सोफे पर बिठाते हुए अपनी पत्नी को पानी लाने के लिए आवाज दी। सुशीला पानी लेकर आई, परंतु केशव की हालत देखकर अभिवादन में सिर झुकाकर उन्हें पानी देकर वापस भीतर चली गई। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि केशव अपना दुख सिर्फ अपने मित्र के साथ ही बांटना चाहेंगे। क्या हुआ केशव, बहुत परेशान लग रहे हो? इतने तनाव में यहाँ स्कूटर चलाकर क्यों आए? फोन करके मुझे बुला लिया होता। मैंने विनोद और बहू को घर से निकाल दिया सज्जन। अच्छा किया, रोज रोज की किचकिच से छुटकारा तो मिलेगा तुम्हें। लेकिन कीर्ति और कमल, उनके बगैर कैसे जी पाऊंगा मैं? इस बुढ़ापे में उनकी मुस्कुराहट ही मेरे जीने की इकलौता सहारा थी। अब भी तो जीते जी मर ही जाऊंगा ना। इससे तो अपने गुस्से पर काबू ही रख लेता। समझौता भी उतना ही करना चाहिए जब तक आंच अपने आत्मसम्मान पर न आए। फिर तुमने ही तो बताया था कि बहू बच्चों को तुम्हारे पास तक नहीं आने देती थी आजकल। फिर क्या फर्क पड़ता है? देखो, फैसला ले चुके हो तो अपना जी तो कड़ा करना ही पड़ेगा। मेरे पोता पोती भी तो विदेश में रहते हैं। कभी कभार फोन पर बात हो जाती है, पर वो भी मेरे प्यार को कहाँ समझ पाते होंगे या मुझसे उतना प्यार कर पाते होंगे। कभी आते भी हैं तो रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में ही समय गुजर जाता है बच्चों का। रहते तो हम ही पति पत्नी हैं घर पर। तुम्हारी भाभी जिंदा थी तब तक सब ठीक ही चल रहा था। कभी कभी छुटपुट झगड़े होते भी थे तो वो संभाल लेती थी। कहती थी 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, मतभेद भी होंगे पर मन भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके जाने के बाद मन तो क्या आत्मा तक भेद डाली है विनोद ने मेरी। सज्जन, ये अपना ही खून इतना स्वार्थी कैसे हो जाता है? क्या हमारे दिए संस्कारों में ही खोट रह जाती है या आजकल की पीढ़ी ही हद दर्जे की स्वार्थी हो चुकी है? कल की ही बात है, विनोद कहता था कि 100 गज का इस छोटे से मकान में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो आप इसे बेच नहीं सकते। मैं अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा सा फ्लैट लेना चाहता हूँ और पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने भी कह दिया, जिसे तू मकान कह रहा है उसे मैंने किन मुश्किल हालातों में बनवाया था, तू नहीं समझेगा। मैं और तेरी माँ ने बड़े प्यार से इस मकान को बनवाया था, जहाँ तेरा और तेरी बहन का बचपन बीता है। अपने जीते जी मैं इसे नहीं बेचूंगा। जितनी चादर है उतने ही पाँव पसारो। थोड़ा छोटा फ्लैट ले लो, लेकिन अपने दम पर लो। तो बोला, ठीक है, छोटा ले लेता हूँ, लेकिन फिर उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। यहाँ अकेले पड़े सड़ते रहना। फिर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया कि ठीक है, तो फिर आज से मेरे घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज ही निकल जा यहाँ से। मेरा गुस्सा शांत हो भी जाता, लेकिन वो तो थोड़ी देर बाद ही अपने परिवार को लेकर अपनी ससुराल चला गया और जाते जाते बहू बड़बड़ा रही थी कि देखते हैं हमारे बिना कौन पूछेगा इन्हें, रोटी तक को तरस जाएंगे बुढ़ू। मैंने भी नाक न रगड़वा दी, तब तक साथ नहीं रखूंगी। और आज विनोद ट्रक लाकर अपना सामान भी उठा ले गया। कल तो जैसे तैसे भूखे पेट ही कट गई। इच्छा ही नहीं थी कि कुछ बाजार से ही मंगवा लेता, लेकिन उसके जाने के बाद मुझसे घर में रुका नहीं गया और तुम्हारे पास चला आया। और तुम्हारी बेटी, वो क्या चाहती है? कुछ दिन उसे बुला लो या उसके घर जाकर रह आओ, मन बदल जाएगा। अरे कहाँ जाकर रह आऊं? वो भी तो भाई के सुर में ही सुर मिला रही है। उसे भी तो आधा हिस्सा चाहिए घर में। मेरे रिटायरमेंट के फंड में भी से दोनों पैसे मांग रहे थे। कल को बीमार भी पहूं तो इलाज के लिए भी औलाद का मुंह ताकूं। तभी कह रहा हूँ, शायद संस्कारों में ही कमी रह गई, जो औलाद इतनी स्वार्थी निकली। ये भूल जाते हैं ना कि न जाने कितनी इच्छाओं का गला घोंटकर हम इन्हें काबिल बनाते हैं और काबिल बनकर ये हमें ही आंख दिखाते हैं। देखो भाई, हम इन्हें काबिल बनाते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम ही इन्हें इस दुनिया में लाए हैं, तो बेहतर जीवन देने का कर्तव्य भी तो हमारा ही है। अब ये अपना वही कर्तव्य अपनी संतान के साथ भी निभाएंगे, बात बराबर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जन्म देने वाले माता पिता के लिए इनका कोई कर्तव्य नहीं होता? माता पिता में से जो कोई अकेला रह जाए तो उसे वृद्धाश्रम चला जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जब उन्हें अपने फर्ज का अफसोस नहीं है तो किसी के समझाने से भी वह नहीं समझने वाले। उनकी करनी उनके साथ, जिसका खमियाजा भी वक्त आने पर वो खुद ही भुगतेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी को भी अपनी सोच बदलनी होगी, थोड़ा आधुनिक बनना होगा। मैं समझा नहीं,
देखो, जब बच्चे स्वार्थी हैं तो थोड़ा सा स्वार्थी तुम भी हो जाओ। अभी अभी रिटायर हुए हो, कौन जाने आगे कितनी लंबी जिंदगी पड़ी होगी। भाभी के जाने के बाद सुख दुख बांटने वाले दोस्त की कमी तो लगती ही होगी ना। दरअसल बुढ़ापे में ही जीवन साथी की सबसे अधिक जरूरत होती है, खास तौर पर तब जब अपने बच्चे ही साथ नहीं देते हो, वरना नाती पोतों के साथ फिर से बच्चा बन जाना किसे बुरा लगेगा भला। पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, तो फिर बेटा बहू की मिन्नतें करने से अच्छा दोबारा घर क्यों नहीं बसा लेते। पागल हो गए हो सज्जन, तुम्हारी भाभी के साथ अन्याय करने को कह रहे हो। और लोग क्या कहेंगे। भाभी की आत्मा तुम्हें ऐसे तिल तिल घुटता देकर खुश हो रही होगी। वो तो सदा तुम्हें सुखी देखना चाहती होंगी। और समाज तुम्हारा दुख बांटने नहीं आ रहा है, तो तुमने भी समाज का ठेका नहीं ले रखा है। रही बात बच्चों की, तो वो तो पहले भी अपनी नजरों से और दिल से तुम्हें दूर कर चुके हैं। वो तो यही चाहते होंगे कि अपने अकेलेपन से घबराकर तुम उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाओ, उनकी खुशामद भी करो और अपना घर भी बेच डालो। लेकिन उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखना फिर भी मूर्खता ही होगी। इस बार केशव सोच में पड़ गए थे कि सज्जन फिर बोले, मैं तुम्हें किसी युवती से विवाह करने को नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारे ही तरह कोई परिवार द्वारा स्थायी हुई अकेली विधवा का हाथ थामने को कह रहा हूँ। उसके लिए भी तो अच्छा रहेगा ना, दोनों का ही उद्धार हो जाएगा। शायद तुम गलत नहीं कह रहे। मैं भी तो अपने किसी मित्र को इन हालात में ऐसी ही सलाह देता, पर बात जब खुद की होती है तो हिचक होना स्वाभाविक है। किसी अनजान को घर में लाने से और मुसीबतें न खड़ी हो जाएं बुढ़ापे में। तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन हम भी जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो बाद में पछताना पड़े। सुशीला की एक मौसेरी बहन है जिसकी हालत भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है। मैंने उसको भी यही राय दी थी, लेकिन तब तुम्हारा ख्याल मुझे जरा भी नहीं आया था। लेकिन अब लगता है शायद भगवान मेरे जरिए ही दो दुखी लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हो। लेकिन कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। पहले उनसे मिलो, बात करो, फिर सोच समझकर कोई निर्णय लो। फिर तुम्हारे साथ साथ उनकी पसंद भी तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वैसे मैं ऐसा करना तो दूर सोचता भी नहीं, लेकिन बच्चों के साथ हर पल घुट घुट कर जीने से अच्छा यही है कि फिर से खुशियों की संभावनाएं तलाश करो। ठीक है, तुम उनसे मिलवाने का प्रबंध करो। तुम नहीं जानती तुमसे बात करके कितना हल्का महसूस हो रहा है। यहाँ आने से पहले लग रहा था कि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। अब लग रहा है कि तुम्हारे जैसा शुभचिंतक मित्र हो तो किसी की भी कोई कमी नहीं है। अंतिम बातें जोशीले अंदाज में जरा जोर से कही गई थी तो सुशीला बैठक में चली आई। जी हल्का हो गया हो तो चाय ले आऊं भाई साहब? सुशीला ने हंसकर पूछा। पकोड़ा भी लाना भाभी, कल से खाना तक नसीब नहीं हुआ है। और हाँ, डिनर भी यहीं करके जाऊंगा आज। सचिन ने मुस्कुराते हुए केशव की ओर देखा। उनके चेहरे पर फिर से खुशहाल जीवन की उम्मीद जाग गई थी और दिल का सारा गुबार निकल चुका था।